अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैक्ट्स विद लाशारी के साथ मैं हूं नियाज लाशारी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने गुज़श्ता दिनों मुतनाज़ा पीका आर्डीनेंस 2025 तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया है। ये पीका आर्डीनेंस तरमीमी बिल 2025 है क्या, इसका पस मंज़र क्या है और इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस हवाले से आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर हारून बलोच को, जो कि डिजिटल मीडिया राइट्स के एक्सपर्ट भी हैं और इस डेवलपमेंट पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हारून बलोच साहब, आपने हम कीमती वक्त दिया। सीधा मुद्दे पे आते हैं। पी का ऑर्डिनेंस 2025 तरमीमी बिल एक तो इतनी जल्दी में मंजूर हुआ और दूसरा, सबसे पहले इसके पस मंज़र पर बात करेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया न्याज लशारी साहब। पस मंज़र की आपने बात की तो डिजिटल राइट्स के हवाले से और डिजिटल राइट्स को समझने के लिए पाकिस्तान के अंदर हमें जो इंटरनेट गवर्नेंस का सब्जेक्ट है उसको थोड़ी सी नो हाउ होना ज़रूरी है। बेसिकली जो कुछ भी आजकल हो रहा है, जो माजी में हम अगर बात करें गुज़श्ता तकरीबन 9 से 10 साल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट गवर्नेंस के मामलात के ऊपर बहस चल रही है। अब इंटरनेट गवर्नेंस बेसिकली है कि इंटरनेट गवर्नेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रिसेंटली इवॉल्व हुआ है। आपको पता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी जब से आई है और खुसूसन वेब 2.0 जब से ओपन अप हुआ है, चीज़ें अभी और भी इवॉल्व हो रही है। हम वेब 3.0 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाने हैं। वो एक फ्यूचर का सब्जेक्ट है डेफिनेटली हमारे लिए, लेकिन उसकी आमद भी हो चुकी है हमारे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन 2015 में प्रिसाइसली जब हम काम कर रहे थे इंटरनेट राइट्स के हवाले से, डिजिटल गवर्नेंस के हवाले से, तो उस वक्त हमने देखा था कि गवर्नमेंट थी उस वक्त नून लीग की और प्राइम मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और उस वक्त जो आईटी की मिनिस्टर थी, स्टेट मिनिस्टर थी अनुशा रहमान साहिबा। तो एक अचानक एक धमाका हुआ इस तरीके से गवर्नमेंट के सर्कल्स के अंदर के गवर्नमेंट को याद आया कि ओहो, इंटरनेट जो है ना उस पर आज़ादियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और उस आज़ादी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इंटरनेट हो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके हमेशा से दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक ब्राइट साइड्स होती हैं और एक डार्क साइड्स होती हैं डेफिनेटली। अब ब्राइट साइड्स इंटरनेट हम सबको पता है कि हमने इंटरनेट को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें नई सीखी हैं। उसमें इकोनॉमिक राइट्स के हवाले से देखें, आजकल जो कुछ हो रहा है आप देख लें कि कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं बहुत सारे, आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे। फिर इसी तरीके से बहुत सारे लोग फ्रीलांसर इंडस्ट्री से जुड़े हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तकरीबन 3.25 बिलियन डॉलर्स की जो थी इनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की इकोनॉमी में। सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, 2023-24 की। अभी हमने फिर देखा कि 2025 24-25 के अंदर फिर नई चीज़ें आई हैं, लेकिन पस मंज़र के हवाले से 2015 की मैं बात कर रहा था, तो उस वक्त जब ये चीज़ें ओपन अप हुई तो साथ ही गवर्नमेंट को फ़िक्र लग गई कि अब चीज़ें शायद इस अंदाज से हो रही हैं जो कि उनको क्वेश्चनेबल कर रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा लोग, जब से लोगों के हाथों में ट्विटर आया, फेसबुक आई, यूट्यूब आया और इंटरनेट की आपको पता है स्पीड भी बढ़ गई थी। 2014 में ऑक्शन किया गया था इंटरनेट के जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, खसूसन 3G और 4G। 2014 में ऑप्शन हुआ था लाइसेंस से, तो जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज थी उन्होंने फिर 3G और 4G की सर्विसेज देनी शुरू की, तो इंटरनेट बहुत तेज़ हो गया था, निस्बतन तेज़ हो गया था पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोगों के हाथ में जब ट्विटर आया तो लोगों ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये मामलात इसमें फ़लाने इदारे का रोल, फ़लाने इदारे का रोल। फिर इसके साथ हमने इस सारे एवोल्यूशन के अंदर ये देखा कि सियासी जमातें भी बड़ी एम्पावर्ड हुई। 2013 के इलेक्शन में हमने पहली दफ़ा देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया था और अपने लोगों को, अपने जो वोटर था, सपोर्टर था, उसको मोबिलाइज करने के लिए जो ट्विटर का इस्तेमाल था पहली दफ़ा हमने देखा, फिर फेसबुक का इस्तेमाल हमने देखा, व्हाट्सएप का इस्तेमाल देखा कि किस तरीके से डिजिटल सर्विसेज को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सपोर्ट को जनरेट भी किया और लोगों को मुतहरिक भी किया। तो ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी अचंभे की बात थी। इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा उनका गहरा रोल है। तो जब देखा कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो अब हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो एरियाज़ में लोग एक्सप्रेशन कर रहे हैं जो कि
हमारे पाकिस्तान में इदारे जिसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, अगरचे वो उनका एक्सप्रेशन लेजिटिमेट है, जायज़ है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून हमारे आइन के अंदर मौजूद है, जिसे हम आर्टिकल 19 कहते हैं, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जो कदगने दी होगी, क्योंकि अब एक और चीज़ भी समझने वाली यहाँ पर है कि जब भी हम बात करते हैं राइट्स के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हम देखें ना, डिजिटल मीडिया है या मीडिया है जो भी है, वो बेसिकली तो एक्सप्रेशन के राइट से जुड़े हुए हैं ना। तो जो अब राइट्स की हम बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी ऐसा राइट है जो कि मादर पिदर आज़ाद तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी कर सकता है, हमने देखा बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, जो कि डेंजरस डोमेन में चला जाता है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर मैस लेवल पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि किसी ने किसी के मज़हब को गाली दे दी, ठीक है, वो हेट स्पीच के जुमरे में आएगी, तो इस वजह से बैन अवी कवानीन के अंदर भी ऐसे एक्सप्रेशन की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ऐसी कोई किसी ने बात कर दी जिससे सोसाइटी के अंदर बिगाड़ आ गया, मैस लेवल के पब्लिक हेल्थ का मैटर बन जाता है वो, तो ऐसा एक्सप्रेशन भी उसके ऊपर कदगन है। लेकिन जितने भी कदगने बैन अवी कवानीन के अंदर दी गई हैं ना, उससे बढ़ के अगर कोई मुल्क कदगने लगाता है ना, तो वो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो जायज़ कदगने हैं उसको हमेशा उसको हम देखते हैं कि उसके तनाजुर में कि जो बैन अवी कवानीन पाकिस्तान ने साइन किए हुए बैन हैं, अवी ICCPR, हाँ, बैन अवी ICC, कवानीन पे बाद में बात करेंगे। पहले हम मेरा ये हाँ, मैं असल में आपको तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, वो मादर पिदर आज़ाद नहीं है। तो कहाँ से हम लेते हैं तो गाइडलाइंस? 2016 15 या 16 में जब मुस्लिम लीग नून ये बिल लेके आई थी, जी, तो क्या उसके मकासद पूरे हुए थे फिर? देखिए, मकासद की बात तो बहुत बाद में आती है ना। पहले तो ये देखें कि इंटेंशंस क्या थी। तो इंटेंशन समझने की बात है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस वक्त हो रहा था, और पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सपोर्टर्स और फिर आम बंदा, वो भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। बिल्कुल। ठीक है, मीडिया का क्या काम है, मीडिया करता क्या है, मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करता है, पब्लिक इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन लेके आता है, आवाम को बताता है कि आपके इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है और इसमें आपके मामलात की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप जब ये बात करते हैं तो जाहिर बात है आप इदारों को अकाउंटेबल कर रहे हो, चाहे वो सियासी इदारे हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हों, चाहे वो और दीगर इदारे हों, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे दीगर इदारे भी हैं। तो आपके ठीक है, ख्याल में पाकिस्तान में अभी जो 2025 तरमीमी बिल आया है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी? अब पहले उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में क्या जो उस वक्त 2016 में हमने वो जो लाया था लॉ और जो पास हुआ था, उसके मकासद पूरे हुए थे। तो मकासद गवर्नमेंट के अब देखिए ना, गवर्नमेंट के वो इंटेंशन की बात है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या थी। गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि लोगों की ज़बानें उनको खामोश कराया जाए। हम्म। ठीक है, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट बेसिकली कंट्रोल हासिल करना चाह रही थी 2016 में भी, और उन्होंने ये कानून लेके आए थे। और फिर हमने देखा कि उनकी जो ख्वाहिशें थी ना, वो पूरी नहीं। अगर जो कानून को देखा जाए तो उस वक्त भी ये कानून काला कानून था, क्योंकि जो कदगनों की बात की है, रिस्ट्रिक्शंस की बात की है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो कानून है ना, हमारा जो आइन है, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिस तरीके से डिफाइन हुआ हुआ है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कदरें लगा दी हैं जो कि बैन अवी कवानीन के साथ मुतरादिफ उसके नहीं हैं, उससे बढ़कर हैं। जैसे आपने इंटेग्रिटी ऑफ इस्लाम की बात कर दी, ठीक है ना, आपने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करके सिर्फ एक मज़हब को इस कानून के अंदर डाला है। होना तो यही चाहिए था, अगर आपने इस किस्म की चीज़ डालनी ही थी तो फिर तमाम मज़ाहिब के बारे में डाल दें। ठीक है, तो उनका मकसद कुछ और था। तो इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी की बात, तो इस किस्म की जो कदगने हैं ना, उनको आप हमेशा बैन अवी कवानीन को जब फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं 3 पार्ट टेस्ट, कि क्या ऐसी कदगन डालने के लिए आपके पास कोई कानूनी जवाज़ मौजूद है, और क्या वो जवाज़ जो आप चाहते हैं उसको रीजनेबल दायरे के अंदर रहकर एड्रेस करता है, या वो आप कहीं लोगों के जो जायज़ हकूक हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर आप कहीं कदगन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, वो उस वक्त भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। हमने उस वक्त भी बहुत आवाज़ उठाई थी, पार्लियामेंट में बैठ के हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज किया था और उनको ये चीज़ बावर करने की कोशिश की थी कि ये चीज़ अगर आप करेंगे ना, तो फिर आपके लिए मुश्किलें और जो मामलात हैं वो आप ही के गले में पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि फिर ये कानून तो बेसिकली आपको पता है ना, हमेशा मिस यूज़ होते हैं। सही है, जैसे आज अगर हम देखें तो वो कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिस यूज़ हो रहा है। लेकिन जब एक कानून नून लीग बनाकर हुकूमत से गई थी 2017 में, 2018 में, तो सबसे पहले ये कानून जो था वो मिस यूज़ हुआ ही नून लीग के खिलाफ था, इन्हीं के लोगों को उठाया गया था। ठीक है, तो जो सेक्शन 20 था जिसमें डेफेमेशन की बात की थी,
उसके तहत लोगों को उठाया गया था, उनको जेलों में डाला गया था। तो पाकिस्तान नून लीग के अपने पॉलिटिकल वर्कर्स इसका निशाना बने थे। अब आई बात 2025 में कि ये जो तरमीम इन्होंने डाली हैं उसका क्या मकसद है। उनका मकसद ये है कि उस वक्त उन ये जो हमारे इदारे हैं जिसे हम मुक्तदर हलके कहते हैं, उन मुक्तदर हलकों की जो है ना वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी थी। आपके ख्याल में बैक पे वही है? ख्याल में क्या, आप सबको पता है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान मतलब आप ये देख लें कि पाकिस्तान की इतनी एक पावरफुल जमात है, उसके पावरफुल लीडर, पॉपुलर लीडर, अगरचे मेरे ज़ाती तौर पे पॉलिटिकल से डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब जब हम आवाम की बात करते हैं तो फिर एक एक फैक्ट है ना, वो पर नहीं मार सके मुक्तदर हलकों के सामने, तो आप और मैं क्या बेचेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से क्रैकडाउन गवर्नमेंट करना चाहती है ना, स्टेट करना चाहती है, वो क्रैकडाउन वो नहीं, वो समझते कि नहीं किया, नहीं कर सके। 2022 के खुसूसन बाद जब जनरल बाजवा ने या उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने जो उन्हीं का करदा किया करदा जो एक्सपेरिमेंट था पॉलिटिकल, इमरान खान की जमात को पावर में लेके आना और फिर उनको वापस हटाना और फिर नून लीग के या फिर एक जो उनको कोलिशन बना था उनको वापस लेके आना, उसके बाद जो रिजल्ट आया, जो लोगों का रिएक्शन आया खसूसन पॉपुलिस्ट पार्टी की तरफ से, जिस तरीके से कैंपेनिंग की गई मिलिट्री के खिलाफ, और इस रोल को मिलिट्री के कि उनका क्या किरदार बनता है सियासत के अंदर, उसको क्वेश्चन किया और उन फिगर्स को क्वेश्चन किया जिनका रचाया हुआ सारा ड्रामा या खेल था। तो फिर ये चीज़ जाहिर बात है मुक़द्दर हल्कों को पसंद नहीं है। तो उनका ये कहना है कि यार ये तो बात मतलब अभी तक जो हम लेके आए थे कानून, उससे तो मसला हल नहीं हुआ। ये तो अब देखो ना हमारे गले पड़ रहे हैं। अब तो हमारे नाम लेके ट्रेंड चलाते हैं। बाजवा के नाम का ट्रेंड मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ट्विटर के ऊपर सबसे लंबा देर तक चलने वाला ट्रेंड था 2022 के बाद। सही है। लेकिन देखा जाए तो उन सोशल मीडिया हैंडलर्स को ट्रेनिंग भी उन्होंने दी थी, ये तो सपोर्ट फिर भी किया था। ये तो पूरा नैरेटिव था उस टाइम पे ना। वो नैरेटिव क्या था कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ठीक है, ये उन्हीं का दिया हुआ नैरेटिव था। और आज का भी एक और नया नैरेटिव है हमारे पास कि ख्वारिज को हमने किस तरीके से काउंटर करना है। सही है। तो ये नैरेटिव आते रहते हैं। ये समझना हमको आवाम को होता है कि यार ये नैरेटिव वाकई हकीकी नैरेटिव है या फिर ये सिर्फ एक आई वॉश है और अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। तो ही सारी तो ये खैर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो रही है हमारी बात। लेकिन ये जो मामलात थे ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ 2025 में क्यों इन्होंने फैसला किया, वो बेसिकली 2022 के बाद पीटीआई की कैंपेनिंग की वजह से और फिर बार बार उनको कंट्रोल करने के हवाले से बहुत सारी इकदाम किए गए, लेकिन नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने कहा कि अब स्पेसिफिकली ये जो 2025 का कानून है इसके अंदर नाम डाल दिया जाए कि आपने आर्म्ड फोर्सेस को क्रिटिसाइज नहीं करना आपने। और फिर अदलिया अदलिया को भी क्रिटिसाइज किया है ना, जो ये अदलिया पीछे गुजरी है, जो कि नापसंदीदा अदलिया थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ऐसा ऐसा अभी क्रिटिसाइज किया। तरमीम के तहत तो ये था ना कि 3 साल, अभी जो तरमीम हुई है, 3 साल अगर 26 ऑनलाइन, तरमीम की बात कर रहे हैं हम। नहीं अभी जो तरमीम हुई है इसकी पीक पी आर्डिनेंस की कार्ड ने सी। 2025 की असेंबली में जो मंजूर हुआ जी है, हाँ। सियासी जमातों पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ तो है ही है, अब तो वो मुखालफत कर रही है। साथ साथ सहाफ़ती तंजीमों ने भी इसको अपोज किया। उसमें भी उनका रद्द अमल बड़ा सख्त आया है कि अगर इसको वापस नहीं लिया तो हम एहतजाज आई करेंगे, थिंक ये प्रोटेस्ट बड़ी अच्छी करेंगे। बात लेकिन आप कर रहे हैं। इस पे हमें थोड़ा सा बात करना चाहिए कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं क्या उनका एहतजाज काफ़ी है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैंने पिछले गुज़िश्ता 11 सालों में सहाफ़ती तंजीमों का रोल देखा है कानून साज़ी के हवाले से, और उस कानून साज़ी के हवाले से जो कानून साज़ी उनको गवर्न कर रही है, जैसे कि हमने देखा पेमरा पेमरा के हवाले से बहुत सारी कानून साज़ी हुई है। और इनका जो किरदार था वो बहुत मैं समझता हूँ कि कंप्रोमाइज्ड किरदार रहा है। इन्होंने खुद से अपने हाथ से अपने गलों के ऊपर छुरियां चलवाई हैं, ठीक है। जिस तरीके से पेमरा कानून पास हुआ, उसके अंदर जिस किस्म की शिकें डाली गई हैं, तो इन्होंने अपनी ज़बानों के ऊपर खुद ताले लगवाए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पीका के हवाले से। पीका 2016 में आप देख लें कि इन लोगों की रेजिस्टेंस तो थी, लेकिन मसला ये कि रेजिस्टेंस से सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने साथियों को बुलाकर आपने मुजाहरा कर दिया, नहीं। बात होती है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपकी साथी तंजीमों में जो लोग बैठे हुए हैं क्या उनकी कैपेसिटी है कि वो इस कानून साजी को समझ सकें,
मेरे ख्याल में तो ना 2016 में थी और ना अभी तक 2025 में इनकी इतनी कैपेसिटी है कि इन चीज़ों को इस लिहाज से समझ सकें कि इनके साथ ऐसा कानून लेके आने के बाद मज़ीद डिजिटल मीडिया में अगर ये थोड़ी सी सांसें इनकी बची हैं ना, तो वो किस तरीके से उन सांसों को बरकरार रख सकते हैं। ये इनके पास इतना विजन नहीं है, ये कानून की जो लैंग्वेज है उसको समझते नहीं है, और फिर इनके साथी साफ तंजीम तंजीमों के मतलब अंदर PFUJ या PBA भी है, CPNE, APNS, सबको। मेरे ख्याल में सारी तंजीमें हैं ऐसी। कुछ जो तंजीमें हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि CPNE वगैरह है, APNS हैं, ये शायद थोड़ा बहुत जानती हैं इन चीज़ों को। PBA भी, PBA भी किसी हद तक, मैं खैर PBA क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर्स की एसोसिएशन है, लेकिन जो मसला ये उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे डिजिटल जो उनका, देखो तहफ़्फ़ुज़ात है उनके ना, सोशल मीडिया पे जो। वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते कि क्यों उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो बताएं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ किस शिक में किस लफ्ज़ से है, या जो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो मसवदा तैयार किया उसके ऊपर फेक न्यूज़ के नाम पर उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें करने की कोशिश की हैं, क्या उसकी लेजिटिमेसी है, ज़रूरत है? मैंने 3 पार्ट टेस्ट की बात की थी। तो गवर्नमेंट को बताएं कि आप ये ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं और उसका जो पैमाना है किसी भी कदगन को इंट्रोड्यूस कराने का, उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं। सही है। तो ये चीज़ें हमारे जो अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो सहाफ़ती तंजीमों के लोग हैं, और जो वो असल में बात है कि वो अपनी ही सियासत से नहीं फारिग हो रहे। उनकी अब देखिए PFUJ की आप किरदार की बात करें, PFUJ खुद से इतना बटा हुआ है, हाँ, डिवाइड है, डिवाइड है ना। जब डिवाइड आप है। डिवाइड होंगे तो आप आपस में लड़ेंगे, जब आपस में लड़ेंगे तो जो बाकी चीज़ें हो रही हैं जो सहाफ़ियों के हवाले से, उनकी कैसे वेलबींग के डिफेंड हवाले करेंगे से, उनको? उस पर तो आप तवज्जो नहीं दे सकेंगे ना। फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास फंड आते हैं ना, तो आपने कहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट की है कि आपने अपने लोगों को तैयार किया हो इस किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए? मैं तो नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो ये बात कि सहाफ़ियों की तंजीमों में इतनी कैपेसिटी हो, या उनका जो रेजिस्टेंस है वो कोई मानी खेज होगा, तो मेरे ख्याल में जब तक वो अपने आप को वेल इक्विप्ड नहीं करते इन सारी चीज़ों के साथ, इनको समझ नहीं आती कि यार ये हमने करना क्या है, फिर एडवोकेसी किस तरीके से की जाती है। आपने अगर कानून साजी को रेजिस्ट करना है, तो आपको कैसे लोगों के साथ लॉबिंग करनी है, कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको एंगेज करना है, कैसे एंगेज करना है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनकी कोई एंगेजमेंट नहीं है। जो लोग कानून साजी लेके आते हैं इनके साथ क्या बैठे हुए हैं? कहाँ आपको नजर आती है PFUG बैठी हो? एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे और बस कहेंगे हमने तो अपना एहतजाज कर दिया, रिकॉर्ड हो गया, या फिर हमने वॉकआउट कर लिया है नेशनल असेंबली की गैलरी से। तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं ये हुआ। तो सहाफ़ियों की बात हो गई। इस बिल के हवाले से आम आदमियों पे, आम लोगों पे कितना असर पड़ेगा? बात सारी यही है कि कंट्रोल, जो मुक़्तदर हल्के हैं ना, वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इंटरनेट के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल उनका होना चाहिए। फायरवॉल भी लाए थे, वो मुख्तलिफ हरबे लेके आएंगे, फायरवॉल लेके आएंगे, कभी कानून लेके आएंगे, कभी उससे VPNs को टारगेट बंद पूरे नहीं हुए इनके। करेंगे। नहीं हुए ना। उनके जो टारगेट, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, टारगेट नहीं कहना चाहिए, उनको ख्वाहिशें जो हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। उनकी ख्वाहिशें हैं कि अवाम की आवाज़ बिल्कुल दबा दें, अवाम अवाम ना चूँ करे ना चरा करें, बस जो कुछ हो रहा है आंखें बंद कर ले। बल्कि वो कहते हैं ना कि वो एक मशहूर एक लतीफ़ा भी, खैर वो मैं लंबा आपको सुनाऊंगा तो फिर ये कि वो बहुत बात दूर तक चली जाएगी और टाइम भी ज़ाया होगा। लेकिन वो एक बादशाह होता है, वो जो है ना कोई ऐसा काम करता है और अपनी आवाम को जो है ना तंग करता है, और वो आवाम उस पर बोलते नहीं, उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो उसकी बात को ऐसे ही उसका जो जुल्म है बर्दाश्त करते रहते हैं। फिर भी वो उसकी ख्वाहिश होती है कि अच्छा ये तंग क्यों नहीं हो रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि अच्छा इनको जो है ना यहाँ से गुजरने से पहले दो दो छित्तर भी मारो, तो फिर देखते हैं शायद ये आवाज़ निकाले। तो भी वो आवाम आवाज़ नहीं निकालती है। तो हमारी जो मुक़्तदर हल्के हैं ना, वो ऐसी आवाम चाहती है कि वो उनके ऊपर कदगने भी लगे और उनको छितर भी मारे जाए, तब भी वो कुछ ना बोलें। ये वो चाहते हैं। मतलब वही ब्रिटिश कानून है फिर तो। हम कॉलोनी अभी तक है ना, अब मतलब वो ब्रिटिश की कॉलोनी है, हम किसी और की कॉलोनी है आप। अच्छा, आपने बात की कि अवाम पर इसके क्या असरात आएंगे। अवाम के ऊपर इसके असरात बेसिकली मैं देखता हूँ कि अवाम को ये चाहते हैं कि जो फेक न्यूज़ का नैरेटिव है ना उन्होंने सामने रखा हुआ है। फेक न्यूज़ के नैरेटिव देकर असल में वो चाह रहे हैं कि अवाम को सही तरीके से कंट्रोल किया जाए। कि गवर्नमेंट को हमेशा भी जो है स्टेट को जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते हैं कि लोग बोले नहीं,
अपने जो पॉलिटिकल राइट्स है उसको एक्सरसाइज ना करें, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, इस किस्म के राइट्स ये कभी भी अच्छे नहीं लगते उनको, क्योंकि ये राइट्स जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं स्टेट्स के लिए कि वो इनको एक्सरसाइज करें। तो इस लॉ के ज़रिए उन्होंने कैटेगोरिकली अब वो डाल दिया है, इस कानून की जो शिक है 37 उसके अंदर, कदगनों के अंदर नाम डाल दिया है कि आप पाकिस्तान के जो इदारे हैं, खसूसन आर्म्ड फोर्सेस और जुडिशरी, इनको आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो गवर्नमेंट आपको ऐसा कंटेंट ब्लॉक कर सकती है, उसका जवाज़ उनके पास है, ठीक है ना। जैसे ट्विटर के ऊपर बहुत सारी कैंपेन चली, तो अब ये लीगल जवाज़ आ जाएगा और ये फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ये जवाज़ प्रोवाइड करेंगे कि हमारे जो कानून है पाकिस्तान का, लॉ ऑफ द लैंड, उसके मुताबिक ऐसा एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो उसकी गुंजाइश नहीं है, तो आप इसको टेक डाउन करें, ऐसे जिसको हम सेंसरशिप कहते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा, ऐसा कंटेंट ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। और फिर सोशल मीडिया की कंपनीज इसको कंप्लाई करेंगी, जैसे फेसबुक करती है। ट्विटर तो नहीं करता और ना वो मेरे ख्याल में शायद वो करेंगे, लेकिन ये कि बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, इंक्लूडिंग यूट्यूब हो गया, फेसबुक, मेटा की जितनी भी सर्विसेज हैं, इवन के इंस्टाग्राम हो गई, ठीक है, ये सारी सर्विसेज ये कंप्लाई करेंगी इनकी रिक्वेस्ट को। तो ये रिक्वेस्ट और सेंसरशिप का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर साथ में उन्होंने फेक न्यूज़ का, जो मैं पहले कह रहा था ना, नैरेटिव देख के उन्होंने फेक न्यूज़ के हवाले से कानून साजी के अंदर ये अमेंडमेंट भी डाली है कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इनको पसंद नहीं होगा गवर्नमेंट को या स्टेट को, तो वो उसको इजीली फेक न्यूज़ का नाम देकर और उसके ऊपर मुकदमे चला सकते हैं, केस खड़ा करके, और उन तो लोगों कह को रहे हैं ना टारगेट 3 साल करेंगे। कैद या 20 लाख हाँ, जुर्माना होगा या दोनों हाँ, सजाएं भी हो ये सकती दोनों हैं। सजाएं भी हो सकती हैं। जो 3 साल की कैद है ये बहुत अनरीजनेबल है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर किसी ने जानबूझ कर नहीं, किसी ने गलती से कोई पोस्ट शेयर भी कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, अब वो क्रिएट करने वाला शायद कोई और था और वो गुमनामी में उसने क्रिएट की और आपको वो पता भी नहीं है, लेकिन वो पोस्ट आपके पास आई और आप न्याज लशारी हैं, आपके व्हाट्सएप पे आपने कहा कि यार मुझे सही लग रही है, ठीक है ना, आपने उसको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया। अब वो फॉरवर्ड होते होते कहीं ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पर वो नोटिस हो गई, अब वो नोटिस होके उसने एक्शन ले लेना है, उसने कंप्लेंट डाल देनी है। कंप्लेंट डाल देगी तो फिर आपके पीछे वो आएगी, पुलिस भी आएगी, आपको गिरफ्तार भी करेगी और कहेगी कि आप फेक न्यूज़ को पेडल कर रहे थे, आप उसको फैला रहे थे। तो अब आपका उस फेक न्यूज़ को क्रिएट करने में कोई लेना देना नहीं है, अब तो लेकिन अब आपके ऊपर पुलिस की कानून एफआईए से बनेगा। एफआईए के साइबर क्राइम से अब केस लेके नई अथॉरिटी बनाई जा रही है। वो एक सेपरेट मामला, उसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन अभी फेक न्यूज़ को हम देखते हैं ना। फेक न्यूज़ जो है ना, जब आपको क्वेश्चन किया जाएगा ना तो फिर आपके ऊपर केस चलेगा, और गवर्नमेंट के पास हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारा ऐसा जवाब मौजूद होता है, या वो क्रिएट कर लेते हैं ऐसा जवाब कि आप को वो आसानी से विक्टिमाइज कर सकते हैं। अब आप बेशक लाख ये कहते रहें कि नहीं मैंने तो ये क्रिएट भी नहीं मैंने की, तो शेयर लेकिन की थी, किसी और मैंने की शेयर पोस्ट की थी। थी, ठीक है ना, तो शेयर करना भी जो है ना वो सारा इस मामले के अंदर वो इंक्लूडेड है। सही है। तो अब इन चीज़ों को गवर्नमेंट को प्रूव करना बहुत ईजी हो जाएगा, और बिला वजह जो मासूम लोग हैं ना वो इसका शिकार बनेंगे, और जब कोई लोग इसका शिकार कुछ लोग बनेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को खौफ से उनके जुबानों पे ताले लग जाएंगे। वो जो जायज़ बात भी करना चाहेंगे ना, और जो सही बात भी होगी वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक इन्वायरमेंट होगा फियर का इन्वायरमेंट जब क्रिएट कर दिया जाता है ना, तो फिर गवर्नमेंट के जो अज़ाइम है वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। जी, फिर आर्टिकल 19 की तो पूरी पूरी खिलाफवर्जी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यही तो चीज़ है कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, क्या वो मैं आपको शुरू में बात की थी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो जायज़ तकाजे हैं उनको पूरा कर रही हैं, ये ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही हैं नाम करके, वो नहीं कर रही हैं, मेरे हिसाब से नहीं कर रही हैं। तो आपके ख्याल में कितने कामयाब हो जाएंगे इस तरह? तो मेरे ख्याल में तो काफ़ी तादाद में, लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। देखिए मसला ये होता है न्याज साहब कि ये जो कानून होते हैं ना इस किस्म के, वो उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना होता है। वो ये नहीं कि वो अब आप अगर सियासी जमात से आपकी कोई वाबस्तगी है और आप अपने मुखालिफ सियासी जमात को तनकीद कर रहे हैं, तो मुक़्तदर हलकों को वो बुरा लगेगा, तो वो कहेंगे कि नहीं जी साइबर क्राइम का लॉ लगा दे इसके ऊपर। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हज़ारों लोग करते रहेंगे तनकीद आपस में एक दूसरे को, ठीक है। ये तब एक्टिवेट होगा जब ये मुक़्तदर हलकों के लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, तो वो कहेंगे फ़ौरन से पहले इसको एक्टिवेट करो। सही है। ये इस बंदे ने इसकी जुर्रत की, ये हमारे ऊपर बात कर रहा है, हमारा नाम ले रहा है, क्यों ले रहा है, यहाँ पर लगेगी ये कानून।
और ये उन लोगों पर लगेगा जो इन इदारों को क्रिटिसाइज करेंगे। कौन करता है? साफ़ी करता है। कौन करता है? पॉलिटिकल वर्कर करता है। कौन करता है? ह्यूमन राइट्स ह्यूमन के राइट्स एक्टिविस्ट। डिफेंडर्स करते हैं, एक्टिविस्ट करते हैं। सही है। ये उन लोगों, या फिर वो लोग जो मुसलसल सोशल मीडिया पे बैठ के गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस के मामला आते हैं उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, चाहे वो आम लोग ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनकी नज़र में होते हैं कि यार ये लोग एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, तो उन लोगों को ये टारगेट करेंगे। जब ये लोग टारगेट होने शुरू हो जाएंगे तो ये रही सही बच्ची बच्ची कुची जो आवाज़ें हैं ये भी खामोश हो जाएंगी। खामोश हो जाएंगे आपके ख्याल में? अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है। मैं इसको अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 2016 में याद होगा, 4 से 5 ब्लॉगर्स उठा लिए गए थे। एक सिंगापुर से था, वहाँ पे काम करता था। एक हॉलैंड में, नेदरलैंड में बैठा हुआ था। एक पाकिस्तान में था। 2 पाकिस्तान में थे। ठीक है। अब ये जो पाकिस्तान में थे उनको उन्होंने इजीली उठा लिया, लेकिन इन्होंने ट्रैक किया कि ये सारे एट अ टाइम किस टाइम पर वो पाकिस्तान में इकट्ठे मौजूद होंगे। जो रोशनी के टाइम से जो थे भैंसा इस तरह उसके बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। तो इसके जैसे बहुत सारे और भी केसेस हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि यार ये सारे एक खास टाइम पर, एक महीना था, कोई सारे पाकिस्तान में इत्तफाकन मौजूद थे, तो उन्होंने इन सब के ऊपर कार्रवाई की, सबको इकट्ठा ही उठा लिया। उनको पता था कि ये लोग इन पेजेस के पीछे चल रहे हैं, इनको चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, और ये हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें हमारे जो मखसूस यूनिफॉर्म है उसको निशाना बनाते हैं। बूट्स के नाम पर उन्होंने हम्म। सोशल मीडिया के पेजेस रखे हुए हैं। तो फिर उनको उठा लिया। फिर उनके साथ तशद्दुद भी हुआ। उनको 15-16 दिन के लिए गायब करके ऐसी जगह पर, इवन के इदारों को नहीं पता था कि वो ये लोग कहाँ हम्म। हैं जो सिविल इदारे थे। फिर जब ये उनको छोड़ा गया तो आज तक वो बंदे अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को। कुछ लोग खामोश हो गए हैं और वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बात कर रहे हैं। सही है। तो अब किसी हद तक इनके भी अज़ाइम पूरे हुए हैं, किसी हद तक वो लोग अपने जो एक कॉज के साथ जुड़े हुए थे अभी तक वो जुड़े हुए हैं। क्या पी का ऑर्डिनेंस 2025 तरमीमी बिल जो हुआ पेश हुआ है कौमी असम्बली में मंजूर भी हो गया? क्या आलमी कवानीन की पैरवी की गई? मैंने ये बात तो की शुरू में कि आवाज़ नहीं तो की। उठेगी ना? आवाज़ तो उठ रही है। आवाज़ तो उठ रही है। देखें, एमनेस्टी का भी आ गया बयान। अभी और भी जो बड़े बड़े कानूनी जो इदारे हैं, जो कि सिविल सोसाइटी के बड़े इदारे हैं, जो इन चीज़ों को सिर्फ किसी एक मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखते हैं। एमनेस्टी का नाम लिया मैं, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गई, और भी बहुत सी तंजीमें हैं जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। तो इनकी तरफ से ये दबाव आएगा, ये बढ़ेगा दबाव। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट पर तनकीद जो है वो इन इदारों की तरफ से और भी ज़्यादा होगी। इवन कि जो ह्यूमन राइट्स के जो प्रीमियर फोरम्स हैं यूएन का, उनका जो जनीवा में, हाँ जी, उनका क्या मौक़िफ़ है इस आज़ादी इजहार पे? उनका मौक़िफ़ तो ज़्यादा इजहार पर यही है कि उन्होंने जो कानून बना के दिया हुआ वो सबके लिए मिशल राय है। वो कहते हैं कि इसी कानून के जो एम्बिट है इसके अंदर रह के आपने अपने ममालिक के अंदर कानून साजी करनी है। इससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से रिएक्शन आएगा। लेकिन उनका एक टाइम फ्रेम होता है जब वो चीज़ों को रिव्यू करते हैं, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद। तो इस तरीके से जब जैसे यूपीआर है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, वो हर 4.5 साल बाद होता है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में शायद अभी 2 साल 2.5 साल बाद दोबारा रिव्यू होगा, उसके अंदर उनका बाकायदा मौक़िफ़ आएगा। फिर इसी तरीके से आईसीसीपीआर का रिव्यू अभी हुआ है 3-4 महीने पहले, 2024 के अंदर। तो जो उससे पहले जो 2018 से लेके 2024 तक के हवाले से जितने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीज़ें की उसके ऊपर उन्होंने अपना मौक़िफ़ पहले ही दे दिया है। फिर इसके अलावा और भी ऐसे फोरम होते हैं यूएन के अंडर, जैसे स्पेशल रैपोर्टर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो लिखेगा ख़त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये कानून शायद जो बैन अवी कवानीन है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है और उसको रेटिफाई भी कर रखा हुआ है, तो उस कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इस किस्म की चीज़ें, जो प्रेशर है वो आता रहता है। ठीक है। तो यूएन के जो मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, उसको रिव्यू करेंगे और फिर उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ वो देंगे। तो ये जो प्रेशर है बैन अवी इदारों की तरफ से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जीएसपी प्लस। पाकिस्तान जीएसपी प्लस के तहत बहुत सारा यूरोपियन मंडियों के अंदर जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को जो ज़ीरो टैरिफ है उसके ऊपर बेचता है, और इस पर काफ़ी ज़र मुबादला भी कमाता है। हमारे ख्याल में, अगर मैं रफली आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में कोई 6-7 बिलियन डॉलर की कंट्रीब्यूशन यूरोप से आती है। ठीक है। जो ट्रेड होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता है ना कि यहाँ पर जो जो हमारी इंडस्ट्री है वो इतनी महंगी है कि वहाँ पर कम्पीट ही नहीं कर सकती। बांग्लादेश को हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये इस किस्म के जीएसपी प्लस के
जो प्रेफरेंशियल ट्रेड के जो एग्रीमेंट साइन करने के बाद आप ज़र मुबादला या फिर बैन अवी जो मार्केट्स है उसमें अपने प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, कम्पीट करते हैं, तो इन्हीं जो एग्रीमेंट्स है ये आपको फ़ायदा देते हैं। लेकिन इन जो GSP प्लस जैसे एग्रीमेंट्स हैं उसका उनका ये बाइंडिंग इस उन्होंने उसको इस तरीके से बैलेंस किया हुआ कि वो कहते हैं कि आपने अगर हमारे शहरियों के लिए कोई प्रोडक्ट्स आपकी फैक्ट्री में बनेंगी तो आपने क्या अपनी फैक्ट्रियों के अंदर ह्यूमन राइट्स के मैकेनिज्म्स को अनेबल कर रखा है कि नहीं, किसी से कोई इस किस्म से तरीके से काम तो नहीं लिया जा रहा जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, या फिर आपने अपने मुल्क के अंदर ऐसे कानून तो नहीं लगा रखे जिससे लोग बात ही ना कर सकें। क्या आपने अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए हैं लोगों को, ही नहीं दिए हुए? तो इस किस्म की चीज़ों के साथ ये एग्रीमेंट्स बंधे हुए होते हैं। तो GSP प्लस हर 2 साल के बाद रिव्यू होता है, और जनीवा में नहीं, ये ये ब्रसल्स तो के फिर अंदर पार्लियामेंट ये तो जो बहुत नुकसान होता है इस तरह, फिर हुकूमतों को इन चीज़ों ये को, मेरी या जो तरह रहते हैं हल्के हैं इनको नज़र नहीं आता कि मुल्क कितना ये नुकसान में चला जाएगा। बिल्कुल। देखिए ना, अब ये सोचने वाली बात है कि इनका विजन क्या है। इनका विजन सिर्फ ये है कि कंट्रोल हासिल करें, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए। इनको कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर 6-7 अरब डॉलर सालाना यूरोप की तरफ से आ रहे हैं, और अगर उन्होंने उसको बंद कर दिया तो नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी में होगा, और पाकिस्तानी अवाम सफ़र करेंगे ये भी हमारी। देख लिया, फायर वॉल्स लगने से कितने फ्रीलांसरों को नुकसान हुआ है। तो ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है ना, उनकी प्रायोरिटी है कि लोगों को कंट्रोल करें, और लोग कंट्रोल होंगे तो इनका जो बाज़ार है, वो जो इनकी दुकान है वो तभी चलेगी। और अगर लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इनकी जो दुकान है उसके ऊपर जो गंदा सौदा है उसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे। तो इसकी अगर सोल्यूशन की तरफ आए, एंड की तरफ आए, कोई ऐसी तजावीज़, इसको देखिए, कैसे बेहतर कर सकते हैं? बात यह है कि जो इंटरनेट गवर्नेंस की हमने शुरू में बात की, यहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, तो मैंने एक बात शायद उस वक्त मैं करना भूल गया था। आपने सोल्यूशन की बात की तो मुझे याद आ गई कि वो बात इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेट गवर्नेंस है वो मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस है। अभी ये जो कानून लेके आए हैं, क्या इन्होंने किसी से मुशावरत की है? नहीं की। किसी भी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे नहीं हैं। आपने मीडिया की बात की कि मीडिया ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, अपना एक रिएक्शन शो किया। क्यों किया है? क्योंकि मीडिया के साथ बैठे ही नहीं है। मीडिया से पूछा ही नहीं है कि यार, हम जो फेक न्यूज़ के नैरेटिव नहीं, ला रहे उनके हैं, बिल्कुल मुशावरत उनसे नहीं ठीक है, हुई। जो फेक न्यूज़ का हम नैरेटिव देकर हम ये कानून साजी कर रहे हैं और 3 साल की कैद डाल रहे हैं लोगों के ऊपर और 20 लाख का जुर्माना डाल रहे हैं, तो क्या इससे आपका कारोबार मुतासर होगा? ये जायज़ है? ये नहीं। ना सिविल सोसाइटी से पूछा। जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कौन होते हैं? मीडिया होता है, सिविल सोसाइटी होती है। इनके साथ मुशावरत नहीं हुई। एकेडमिया के साथ मुशावरत नहीं हुई। यूनिवर्सिटी के लोगों से नहीं पूछा। मैं और आप तनकीद कर रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं और आप तनकीद कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर ये बिल सेनेट में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट भी इसके ऊपर साइन कर देते हैं, तो फिर मैं और आप बात भी इस पे नहीं कर सकेंगे। क्रिटिसाइज कर रहे हैं डेफिनेटली ना, जायज क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना जो डेफिनेटली सामने अगर है। अब देखिए ना, हमने मुक़्तदर हलकों की बात की है। अभी तो हमने सिर्फ मुक़्तदर हलकों का नाम नहीं लिया, लेकिन मुक़्तदर हलकों का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि हम ये कल को ये भी ना कर सकें, क्योंकि हमें ये एहतमाल रहेगा कि यार ये मेरे पे कहीं लगा ना दे, ये आर्टिकल ये इन्वोक ना हो जाए, मेरे पीछे पुलिस ना आ जाए, FIA या NCCIA जो नया इन्होंने इदारा बनाया है इस या बनाने जा रहे हैं जो इसके अथॉरिटी बनने तहत, जा रहा है। ठीक है, तो इस अथॉरिटी के तहत वो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना शुरू कर दें, मुझे उठा के घर से ना ले जाएं, मेरे नोटिस ना जारी कर दें, और केस ना बना के कोर्ट्स में ना ले जाएं, क्योंकि कोर्ट्स भी फिर अब जहरी बात, जब कंट्रोल का बात करते हैं तो सिर्फ कंट्रोल कानून के जरिए तो नहीं करते, फिर लोगों को भी कंट्रोल करते हैं ना कि आपने मेरी मर्जी का फैसला देना है इस बंदे के ऊपर, तो फैसले भी अपनी मर्जी के ले लेते हैं वो। तो मैं तो फिर 3 साल के अंदर जाऊंगा ना। तो जब मुझे ये डर रहेगा तो ना मैं बात करूंगा ना आप बात करेंगे। तो हल ये है कि सोल्यूशन हमेशा इस इंटरनेट गवर्नेंस के ऊपर हमेशा तब सामने आएगा जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ टेबल के ऊपर बैठेंगे। यहाँ पर मैं बैठा हूँगा, यहाँ पर सिविल सोसाइटी बैठी होगी, यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठा होगा, यहाँ पर कानून साज इदारों के लोग बैठे होंगे, और भी दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, IT बिजनेस है, इंडस्ट्री है, फ्रीलांसर का नाम लिया आपने, ये सारे लोग अगर टेबल के ऊपर बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम ये अगर ये शिक लेके आ रहे हैं तो आप क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन सब के तहफ़्फ़ुज़ात को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। फिर जो चीज़ निकल के आएगी ना वो आप कानून बना दें, सब राज़ी हैं। इसको कहते हैं सोल्यूशन। ये तो अगर चाहते तो कर सकते थे। कर सकते थे, लेकिन चूंकि उनको पता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, जहाँ से हमें बात स्टार्ट की थी तो उन्होंने तो ख्वाहिश कैसे पूरी करनी है? बाय हुक एंड क्रुक। और बाय हुक एंड क्रुक अभी उनके पास ताकत है, इक़्तिदार पे उनका कंट्रोल है, वो जो मर्जी करें, चाहे वो अंडा दें या बच्चा दें, उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया रूम साहब, थैंक यू सो मच।